सारथी। सीएम योगी ने बसों को दिखाई हरी झंडी। 76 नई राजधानी सेवा 39 साधारण बसों को किया रवाना। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज सीएम आवास पर होगी। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। अरविंद केजरीवाल का कर्नाटक दौरा। चुनाव के लिहाज से कर्नाटक में शुरू करेंगे कैंपेन। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई आज। नियमित जमानत के लिए सिसोदिया ने दी अर्जी। राहुल गांधी के खिलाफ आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज। चौधरी बैठक में मौजूद रहेंगे। लखनऊ से खबर, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज। सीएम आवास पर बुलाई गई बैठक। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम बैठक में रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम बैठक में रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी? आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होनी है। देखिए, बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सुबह से ही अपने काम पे लग गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने 75 बसों को हरी झंडी दिखा करके उन्होंने रवाना किया है। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है और इस हिसाब से 75 बसों को रवाना किया, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक बस राजधानी लखनऊ की ओर आएगी। और क्योंकि ये होली का माहौल शुरू हो गया है, लोगों को घर वापसी करनी है, अपना त्योहार मनाना है, इस लिहाज से ये सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। और उसके बाद अभी शाम की बात करें तो एक कोर कमेटी की बैठक है और ये कोर कमेटी की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। वो इस लिहाज से क्योंकि 14 जो हारी हुई सीटें हैं उनको जीतने की रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी, कैसे इन 14 सीटों को जीता जाए और बाकी जो सीटें हैं उनको रिटेन रखना जाए। ये दो एजेंडे होंगे आज की इस कमेटी की बैठक में। आपने जैसे कि बताया कि दोनों सीएम, उप मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी भी यहाँ पर रहेंगे और भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर के एक जो गुलदस्ता बनाया गया है, अग्रे, पिछड़े, दलित और इन सब का मिलाकर के जो एक गुलदस्ता बनाया गया है, उन गुलदस्तों की एक बैठक होगी और इसमें अहम किरदार निभाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में कैसे सरकार की जो उपलब्धियां हैं, 6.50 लाख का इन्वेस्टमेंट आया है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश का बजट है और देश का बजट है, इन सारी चीजों को लेकर के सारे मंत्रियों को अलग अलग जिलों में लगाया गया है और दूसरे भी लोगों को, संगठन के लोगों को जिलों में लगाया गया है कि वो जाएं और अपनी बातों को बताएं कि कैसे सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास के साथ में काम कर रही है। और खासतौर से इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लाभार्थी ग्रुप है, उस लाभार्थी ग्रुप को भारतीय जनता पार्टी ने एक नए वोट बैंक में तब्दील कर दिया है
उस वोट बैंक को सहेज कर रखना और उसको और आगे बढ़ाना, ये भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम होगा। क्योंकि बजट लाया गया था वो 6,90,000 करोड़ का बजट था। करीब 50,000 करोड़ की नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं को जो लाभ होगा उन उन लाभार्थियों को भी अपने साथ में जोड़ा जाएगा। आंकड़े सारे जुटाए जा चुके हैं ऑलरेडी, करीब 4 करोड़ के करीब आंकड़े जुटाए जा चुके हैं और उन पर काम शुरू हो गया है। अभी इसके पहले लोकल बॉडीज के चुनाव है और लोकल बॉडीज के चुनाव के बाद में ठीक 2024 का चुनाव की रणभेदियां भी बच चुकी हैं। सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन सब में बहुत कहीं आगे नजर आ रही है और इसी कड़ी को और आगे बढ़ाने के लिए ये आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है। जैसे कि आपने बताया, तमाम यहाँ पर बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर रहेंगे। लोकसभा चुनावों की बात करें तो उनकी तैयारियों में बीजेपी शुरू हो गई है। ऐसे में सुनील बंसल की भी एंट्री की बात कही जा रही है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो हमें आगे आने वाले समय में यूपी में देखने को मिलेंगी और जिसका खासा फायदा कह सकते हैं कि बीजेपी को मिलेगा आने वाले चुनावों में। बिल्कुल, देखिए सुनील बंसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इन चुनावों की और खासकर उत्तर प्रदेश की। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की नस-नस से वो वाकिफ हो गए हैं, उनकी टिप्स पर एक एक उंगली पर एक एक डाटा मौजूद रहता है और वो बता सकते हैं कि किस कंस्टिट्यूएंसी में कौन लोग रहते हैं, कैसे जातीय समीकरण बनाया जाता है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें उनकी बहुत ही महती भूमिका रही थी और यही कारण है कि वो लगातार चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज कराते आए हैं और इसका ही परिणाम है। इसके ही फलस्वरूप आज विधानसभा में 2 बार योगी की सरकार बनी है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इतिहास में सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहने का उनका एक रिकॉर्ड कायम हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 30 राज्यसभा की सीटें हैं, उससे ज्यादातर अब भारतीय जनता पार्टी के पास में है। लोकसभा की सीटें हम जानते हैं कि 14 सीटों को छोड़ करके बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में है और इन सबसे ऊपर विधान परिषद में भी अब बहुमत हो चुका है। तो यानी कि पूरा उत्तर प्रदेश जो है भगवामय हो चुका है। और जो हम लोकल बॉडीज की चुनाव की बात करें तो वहां भी जो 16 नगर निगम की सीटें हैं उसमें 14 भारतीय जनता पार्टी के पास में है। तो पूरा अमला, पूरा जो उत्तर प्रदेश है वो भाजपामय हो चुका है और इसको शिखर पर चढ़ना और शिखर पर चढ़ करके वहां पर बने रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। शिखर पर भारतीय जनता पार्टी चढ़ चुकी है 2014 के बाद में और अब 2024 का चुनाव है, यानी कि एक दशक का ये चुनाव होगा, एक दशक के बाद का चुनाव होगा। तो शिखर पर भारतीय जनता पार्टी चढ़ चुकी है और वहां पर बने रहना ये अब एक चुनौतीपूर्ण काम होगा, क्योंकि जो सेचुरेशन पॉइंट है, भारतीय जनता पार्टी ने खुद माना कि जो उसका वोट बैंक का सेचुरेशन पॉइंट है वहां पर वो पहुंच चुके हैं। कभी 30% पर जीत हार का फैसला हो जाता था, लेकिन अब 50% वोट मिलते हैं तब पार्टी जीत पाती है। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जिनका जो कभी 30% से ऊपर नहीं बढ़ पाती है, 32% से ऊपर नहीं बढ़ पाती है, 40, ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय समाजवादी पार्टी ने ठीक काम किया था और 111 सीटें जीत करके आई थी, उनका वोट बैंक भी बढ़ा था, वोट प्रतिशत भी बढ़ा था। लेकिन 50% तक बढ़ पाना ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट सेट किया है और इस टारगेट को कैसे रिटेन किया जाए इसको लेकर के भी आज कोर कमेटी की बैठक यहाँ पर होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा। सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, उनको 14 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, बाकी सीटों पर दूसरे लोग काम कर रहे हैं। तो समीकरण भी कहीं ना कहीं कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सुनील बंसल बहुत ही पावरफुल आदमी है और वो फिर किसी की सुनते नहीं है। सीधा उनका होम मिनिस्टर अमित शाह से उनका संबंध है और सीधे राजस्थान मंत्री से उनकी बात होती है। तो ये उनके बीच में और कोई कड़ी नहीं है। तो वो केंद्र के अधिकारी के रूप में यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में काम करेंगे और उसी की रूपरेखा यहाँ पर बनाई जाएगी कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे इससे जीत दर्ज की जाए। जो होम मिनिस्टर के दौरे होने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे होने वाले हैं इन 14 सीटों पर और इसके साथ जेपी नड्डा भी वहां जाने वाले हैं, नाइट हाल्ट करेंगे, वहां पर लोगों को समझेंगे, समझाएंगे और उनको अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसको लेकर के भी यहाँ पर रूपरेखा बनाई जाएगी। तो आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सोशल मीडिया हो इन सब पर भी चर्चा की जाएगी कि कैसे इनको हैंडल करना है। खासकर सोशल मीडिया के लिए बहुत
बड़ा और विशाल यहाँ पर नेटवर्क बनाया गया है, उसको और मोबिलाइज करने की बात की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर आए और भारतीय जनता पार्टी की जो चीजें हैं उनको आगे बढ़ाए, सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को आगे बढ़ाए और बताएं कि कैसे सरकारें डबल इंजन की सरकार कैसे शानदार काम कर रही है और जो अंतिम व्यक्ति है लाइन में, जो अंतिम व्यक्ति लगा हुआ है उसके लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो इसके लिए ये योजना बनेगी कि जो काम किए जा रहे हैं उन कामों को धरातल बताया जाए और एक लाभार्थी ग्रुप को चैनलाइज किया जाए और उनका फिर से वोट हासिल किया जाए। तो एक नए प्रकार की राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसी पर आज मोहर लगेगी कैसे इससे और आगे बढ़ना है, इसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए यहाँ पर प्रदीप जी। और बता दें कि सीएम आवास पर ये बैठक बुलाई गई है। महत्वपूर्ण ये बैठक है। सीएम योगी, दोनों से डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी यहाँ पर रहेंगे मौजूद। सीएम आवास पर बुलाई गई बैठक। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज पेशी है। आज खत्म हो रही है मनीष सिसोदिया की रिमांड। सिसोदिया की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की आज पेशी होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज पेशी। आज खत्म हो रही है मनीष सिसोदिया की रिमांड। सिसोदिया की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सिसोदिया की पेशी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज पेशी। आज खत्म हो रही है मनीष सिसोदिया की रिमांड। सिसोदिया की अर्जी पर आज सुनवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलदीप भरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, क्या कुछ जानकारी है? आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है। देखिए, मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश ने जो विशेष न्यायाधीश है एम.के. नागपाल, उनके समक्ष आवेदन दायर किया था, जिसको लेकर केस को शनिवार को लिस्टेड किया गया था, जिसको लेकर आज सुनवाई है। वहीं कोर्ट में जब पहले इनको सीबीआई ने गिरफ्तार करके जब कोर्ट में पेश किया था, कोर्ट ने कहा था कि आरोपी पहले 2 मौकों पर जांच में शामिल हुए थे, लेकिन यह देखा गया कि पूछताछ के दौरान उनसे पूछे गए अधिकांश जो सवाल थे संतोषजनक जवाब देने में विफल रहे थे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अब तक की जांच के दौरान सामने आए सबूतों को वैध तरीके से समझाने में वो नाकाम रहे हैं। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि उनके कुछ अधीनस्थों ने कुछ तथ्यों का खुलासा किया था जिन्हें उनके खिलाफ अभियुक्त के सबूतों के लिया जा सकता है। उनके खिलाफ दस्तावेजी सबूत भी सामने आए थे। न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि जहां तक आरोपी से जानकारी हासिल करने के लिए किसी भी बल या थर्ड डिग्री का तरीकों के इस्तेमाल के बारे में वरिष्ठ वकील द्वारा व्यक्त की जा रही आशंकाओं का जो सवाल था, तो अदालत ने सीबीआई के खिलाफ यह उम्मीद नहीं करते कि सीबीआई इस तरह का बर्ताव करी थी। वहीं जब उसके बाद सिसोदिया जो थे उन्होंने 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कि पहले आप निचली अदालत में जाइए अपनी जमानत याचिका लेकर। उसके बाद मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कि यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह थी, जो दिल्ली के 33 विभागों में से 18 विभाग की जिम्मेदारी अकेले मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे, जिन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। और जिसके बाद 5 दिन की रिमांड में वो सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया था। और फिलहाल अभी याचिका पे सुनवाई जब दिन में सीबीआई जो मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद सुनवाई होगी, जो भाई पता चल पाएगा कि आज इनको जमानत मिलती है या फिर दोबारा सीबीआई रिमांड जो सूत्रों से पता लगा सीबीआई और 5 दिन की रिमांड मांग सकती है। जी बिल्कुल, बात अगर हम करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनकी पहले पेशी हुई थी तो यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था कार्यकर्ताओं द्वारा, तमाम चीज़ें देखने को मिली। तो आज ऐसे में क्या प्रदर्शन की संभावना है? किस तरीके से सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं? देखिए, फिलहाल जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वहां पे सुरक्षा बल मौजूद है, क्योंकि किसी भी प्रकार जब सीबीआई हो किसी भी प्रकार की जो चुप नहीं करनी चाहती, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर जगह जगह धरने दे रहे हैं और अब नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, लोगों को एकजुट होने किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के नाम से कैंपेन चला जा रहा है। वहीं जो राष्ट्रीय बाल अधिकार
जो आयोग है उसने भी दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी सरकार को नोटिस भेजा है, क्योंकि स्कूलों के बाहर सामने आया कि स्कूलों के बाहर एक डेस्क लगा के, स्टोर लगा के आई लव मनीष सिसोदिया के नाम से बच्चों को टैग लिया जा रहा है, जिससे 20,000 बच्चों की चिट्ठियों को लेकर जो ट्वीट किया गया था उसको लेकर इनको नोटिस जारी किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूली बच्चे और शिक्षकों को लेकर आम आदमी पार्टी कोर्ट का रुख कर सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया तो एक आम आदमी पार्टी का कहना है कि आज मनीष सिसोदिया एक मंत्री नहीं रह गया, एक लोगों के विचार बन गया, जिसको लेकर भारी तादाद में आज लोग पहुंच सकते हैं। वहीं जो सीबीआई द्वारा तमाम सुरक्षा बल वहां पे तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि पिछली बार की तरह भी 1 किलोमीटर दायरे के अंदर 144 धारा लगा दी गई थी, फिर भी तमाम जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे वहां पहुंच गए थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर आज जैसे कि आपने बताया कि बच्चे भी मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक कड़ी चुनौती है, क्योंकि बच्चे सामने होंगे या फिर बैरिकेडिंग्स यहाँ पर जो लगाई गई हैं, तो ऐसे में उनको कंट्रोल करना भी आज प्रशासन को बहुत सूझबूझ से अपना हर एक कदम उठाना होगा। जी देखिए, बच्चों की जो जहां तक बात करें, जो बच्चों ने जब कल आई लव यू मनीष सिसोदिया के नाम का जो टैग चलाया, जिसको संज्ञान में लेते हुए एनसीपीसीआर ने रात को ही दिल्ली पुलिस को नोटिस इश्यू कर दिया था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस पहले से तैनात है, क्योंकि किसी भी स्कूली बच्चों को जो बच्चे हैं उनको इस तरह के राजनीति में धकेलना, आम आदमी पार्टी की तरफ जो नेता थे उन लोगों ने मनीष सिसोदिया हेल्प डेस्क के नाम से टैग चलाया, और वहीं इसको लेकर एक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक नोटिस जारी किया था। दिल्ली पुलिस पहले से अलर्ट है, किसी भी स्कूली अभिभावक या शिक्षकों को या बच्चों को आवाजाही पे रोक है, क्योंकि किसी भी तरह से यहाँ पर लोगों को पहुंचने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी आज काफी बल के साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर सकती है। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है भरत कि आखिर ऐसे कैसे अभिभावक भी बच्चों को परमिशन दे रहे हैं कि ऐसे किसी पॉलिटिकल प्रदर्शन में वो जाकर अपनी सहभागिता निभाएं। और चूंकि स्कूली बच्चे हैं, छोटे बच्चे होंगे, और कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को भी ये बात समझनी होगी कि इस तरीके के किसी पॉलिटिकल प्रदर्शन में जाकर अपनी सहभागिता निभाना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और दिल्ली सरकार की बात करें तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है ये। देखिए, जहां तक पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स जो बच्चों के मनीष सिसोदिया के समर्थन में है, और तो भी लगभग 20,000 से अधिक चिट्ठियां जो लिखी गई हैं मनीष सिसोदिया के समर्थन में, उनको करके लोगों तक फैलाई जा रही है। जगह जगह नुक्कड़ नाटक करे जा रहे हैं, लोग इकट्ठे करे जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया, लोगों का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल और अस्पतालों की स्थिति एक बहुत अच्छी, जो पिछले कई सरकारों ने स्कूलों की हालत खराब की, आज स्कूलों की हालत बहुत ही अच्छी है, जिसको लेकर जो विपक्ष की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं ना कहीं हजम नहीं कर पा रही है बात, और जिसको लेकर अब लोग जो उनके कामों की सराहना करते हैं, लोगों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। और लेकिन जो आपको बता दूं कि लेकिन यहाँ जिस तरह से पिछली बार के जो लोगों धारा 140 लगाई गई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि आज भी 140 धारा लगा दी जाए, क्योंकि लोगों का भीड़ और जो आम आदमी पार्टी जो नेता है, उनके निगम पार्षद, उनको भी जिम्मेवारी दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वो आज कोर्ट का रुख करे और धरना प्रदर्शन करे। जी पर जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें कि जिस तरीके से यहाँ पर हमें प्रदर्शन होगा, बैरिकेडिंग लगाई जाएंगी, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। दिल्ली सरकार के ऊपर चुनौती ये भी है क्योंकि सिसोदिया के पास बहुत सारे विभाग थे, सत्येंद्र जैन के पास बहुत सारे विभाग थे, तो ऐसे में उन विभागों की भी पूर्ति करनी है। तो अभी दिल्ली सरकार इस पर भी फोकस कर रही है कि कौन से चेहरे हैं जिनको जगह दी जाए। कई चेहरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। देखिए, जब इस्तीफा देने के बाद ज्यादातर वित्त विभाग का कार्यभार और जो पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास मंत्रालय, कई तरह के ऐसे विभाग थे जिनकी जिम्मेवारी कैलाश गहलोत को दे दी गई है। और दूसरा जो राजकुमार आनंद जो मंत्री थे, उनको भी श्रम मंत्रालय, विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कई तरह की जिम्मेवारी उनको भी सौंप दी गई है। वहीं 2 कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई गई, अतिशी और एक विधायक और जिनको भी ये जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि जितना बड़ा विभाग जो अरविंद केजरीवाल जो 23 साल से पुराना इनका मनीष सिसोदिया के साथ रिश्ता रहा है, और मनीष सिसोदिया उनके बहुत ही विश्वास पात्र आदमी थे, इसलिए उन्होंने 33 विभागों में से सबसे ज्यादा 18 विभाग की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया को संभालने के लिए दे रखी थी। क्योंकि जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया, तो वही कहीं ना कहीं ये जो 18 विभाग जो बांटे गए हैं, अब उनके लिए कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के लिए बड़ी जिम्मेदारी साबित हो सकती है। क्योंकि जो वित्त मंत्रालय का जो बजट था, वो पेश होने के लिए भी कुछ ही दिन बाकी रह गए, जिसको लेकर आनंद पानन ने कैलाश गहलोत को मिनिस्टर बनाया गया। जो कुछ दिन के बाद जब बजट पेश होगा,
पेश होगा। और उसके बाद इस तरह की विभाग की जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने स्कूल और सत्येंद्र जैन ने अस्पतालों की कायाकल्प किया, उसको लेकर एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती रहेगी नेताओं के लिए, क्योंकि ये क्या अरविंद केजरीवाल की कसौटी पे खड़ा उतरते हैं क्या, इसी तरह के काम वो आगे भी करते रहेंगे। मनीष सिसोदिया जो मुहिम छेड़ी गई थी शिक्षा को लेकर, जो क्रांति लाई गई थी, क्या वो आगे भी चलती रहेगी? इन नेताओं के लिए सभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है, आज खत्म हो रही है मनीष सिसोदिया की रिमांड। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सिसोदिया की पेशी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ज्वाल हाजिर होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की भूपेंद्र चौधरी ने। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। संगठन की नई सूची पर लगाई गई है अंतिम मुहर। किसी भी वक्त जारी हो सकती है संगठन की सूची। यूपी बीजेपी संगठन की नई सूची हो सकती है जारी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की मुलाकात। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई मुलाकात। किसी भी वक्त जारी हो सकती है संगठन की सूची। यूपी बीजेपी संगठन की नई सूची हो सकती है जारी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की मुलाकात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। अनम्यूट करिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की उनके निवास पर की, जहां पर उन्होंने विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के संगठन के चार्ट में बदलाव को लेकर चर्चा की। और ये चर्चा लगभग आधे घंटे से ज्यादा चली। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस संगठन चार्ट में कई ऐसे नाम शामिल किए जा सकते हैं जिनको हटाया भी जा सकता है, और पद से कुछ नए नाम शामिल होने जा रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो सूची पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोहर भी लगा दी है। और वो सूची कुछ ही क्षणों में, या हो सकता है कि आज वो जारी हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि जो नए नाम शामिल हुए हैं वो दलित या पिछड़े वर्ग से हो सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रवेश अगर हम बात करें तो सूची जो है वो किसी भी वक्त जारी हो सकती है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस सूची की, तो क्या किसी तरीके के कोई नाम सामने आए हैं कि किन चेहरों को मौका दिया जा सकता है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो प्रमुख रूप से चेहरों के नाम सामने आए हों? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो सूची तैयार हो चुकी है वो सूची उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के पास आज पहुंच चुकी है। वो नाम उसी लिफाफे में बंद है, लेकिन उसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर आ रही है कि जो नए नाम शामिल हो रहे हैं वो पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संगठन में जो बदलाव किया गया है वो भूपेंद्र चौधरी की सहमति के साथ किया गया। और उसमें इस बात का जो है उन्होंने ये जोर दिया था कि बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें जो हाथ से छूट गई है उनको वापिस अपने कब्जे में लेना है, और इस बार संगठन जो है मजबूत तरीके से कुछ चाहिए। बिल्कुल, सूची को तैयार करते हुए किन बातों का ध्यान रखा गया? क्या युवाओं पर फोकस किया गया है? किन राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सूची तैयार की गई? क्या इसको लेकर किसी तरीके का कोई डेटा सामने आया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब मीटिंग चल रही थी तो उस समय सिर्फ वहाँ पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ संगठन के कुछ ही सदस्य वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जब वो लोग बाहर निकले थे तो उनमें कुछ लोगों का कहना ये था कि का चार्ट बना है उसमें विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखा गया है क्योंकि जो सीटें बीजेपी से छुटी है वो किन कारणों से छुटी है, उन सीटों पर लेकर चर्चा हुई है। वहाँ पर देखा गया है कि जो सीटें वो हार का कारण बनी है वो क्षेत्रीय मुद्दे थे, या ये कहा जाए कि कोई ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर वो सीटें पिछड़ी है। इस वजह से उनको बेसिकली उन सीटों को लेकर मैं बात करूं तो उन सीटों पर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है, और उन सीटों के लिए स्पेशल जो नाम लिए गए हैं वो उसी क्षेत्र में और दलित या पिछड़े वर्ग के लोगों का नाम ही लिया है। विशेष रूप से यही बात सामने आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रवेश। और बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है।
सूची तैयार की गई है और आपको बता दें कि जल्द ही ये सूची सार्वजनिक की जाएगी और जिसमें आपको बता दें कि सभी राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। कानपुर से खबर जहां पर फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। आपको बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी ने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर हवाई यात्रा की थी। एमपी एमएलए लोअर कोर्ट में आज उनकी पेशी होनी है। महाराजगंज जेल से कानपुर लाया जाएगा सपा विधायक को। जाजमऊ में महिला के प्लॉट में आगजनी का मामला हुआ था। अभी भी इस मामले में 4 आरोपी फरार हैं। इरफान सोलंकी का पीआरओ शकील, बटाऊ यादव, सबलू और महबूब आलम फरार आरोपियों का एमबीडब्ल्यू और फोटो जारी किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज कानपुर लाया जाएगा। महाराजगंज जेल में बंद है सपा विधायक और आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। बता दें आपको कि प्लॉट में आगजनी के मामले में अभी भी 4 लोग फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सोनू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी जैसे जी आपको बताते चले कि आज एमपी एमएलए लोअर कोर्ट में सपा विधायक इरफान सोलंकी की पेशी होनी है। जो फर्जी आधार कार्ड पर उन्होंने हवाई यात्रा करी थी, जो जागनू में पेवा के खिलाफ में आगजनी के बाद जिस तरह से शिकंजा लगातार फंसा रहा था, तो इन्होंने जब जांच की गई थी तो ये पता चला था ये इन्होंने शहर छोड़ दिया था और मुंबई और हैदराबाद की यात्रा गई थी। तो फर्जी आधार कार्ड के मामले आधार कार्ड से हवाई यात्रा करी थी और इसका मुकदमा ग्वालियर थाने में दर्ज किया गया था। आपको बता दें इसी मामले में आज एमपी एमएलए लोअर कोर्ट में इरफान सोलंकी की पेशी होनी है। जी बिल्कुल, कब तक होगी ये पेशी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कब तक विधायक इरफान सोलंकी को लाया जाएगा? आपको बताते चले कि पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि पिछली बार जब पेशी हुई थी उस दौरान मीडिया कर्मियों से झड़प भी हुई थी, काफी बवाल भी हुआ था। उसमें कोतवाली स्ट्रक्चर और एक गिरोह को हटाने का काम सिटी कानपुर कोर्ट किया गया। जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, जिस तरह के पुख्ता इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और बताया रहा है कुछ ही देर में इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से लाकर यहाँ पर पेश किया जाएगा एमपी एमएलए कोर्ट में। जी बिल्कुल, यहाँ पर सोनू अगर हम बात करें तो महाराजगंज जेल से उनको अब से थोड़ी देर में लाया जाएगा। क्या उनके समर्थक भी मौजूद हो सकते हैं? प्रशासन की किस तरीके से यहाँ पर प्रबंध जो है वो देखने को मिल रहा है? आपको बता दें प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जाहिर सी बात जब विधायक इरफान सोलंकी जब भी कानपुर आते हैं तो उनके परिवार वाले और उनके जो पार्टी के लोग होते हैं वो जरूर मौजूद होते हैं और जगह आ रहा है कि वो मौजूद है, लेकिन उनके समर्थकों की जो दूरी होती है वो उनके तक पुलिस प्रशासन होता है उनकी दूरी बनाए रखती है ताकि कोई बवाल ना हो और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है, क्योंकि शासन निर्देश के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई थी और लगातार इस मामले को शासन अपने स्तर से अपडेट करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि फर्जी आधार कार्ड मामले में आज पेशी होनी है विधायक इरफान सोलंकी की और उनको महाराजगंज से कानपुर लाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक इरफान सोलंकी की पेशी आज। फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में आज उनकी पेशी होनी। फर्जी आधार कार्ड मामले में विधायक इरफान सोलंकी की पेशी आज। जाजमऊ में महिला के प्लॉट में आगजनी के मामले में आपको बता दें कि आज उनकी पेशी होगी। और इसी बीच आपको हापुड़ से खबर बता देते हैं। हापुड़ से खबर, अधिकारी करते रहे भ्रमण, बंधक बनाकर होती रही लूट। अधिकारी
करते रहे भ्रमण, बंधक बनाकर होती रही लूट। बदमाशों ने पुलिस के बड़े अधिकारियों को दी खुली चुनौती। नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। परिवार को गन पॉइंट पर लेकर की गई लूटपाट। $20,000 कैश, ज्वेलरी, पिस्टल लूट कर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी कैमरे की दीवार लूट गए बदमाश। अधिकारी करते रहे भ्रमण, बंधक बनाकर होती रही लूट। बदमाशों ने पुलिस के बड़े अधिकारियों को दी खुली चुनौती। परिवार को गन पॉइंट पर लेकर की गई लूट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधिकारियों को खुली चुनौती यहां पर देते नजर आए चोर। परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। 20,000 कैश, ज्वेलरी, पिस्टल लूट कर फरार हुए चोर। सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर लूट गए बदमाश। सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर लूट गए बदमाश। अधिकारी करते रहे भ्रमण, बंधक बनाकर होती रही लूट। नकाबपोश बदमाशों ने गन पॉइंट पर की लूट। परिवार को गन पॉइंट पर लेकर की गई लूट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिवार को गन पॉइंट पर लेकर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी करेगी डोर टू डोर कैंपेन। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी करेगी डोर टू डोर कैंपेन। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी करेगी डोर टू डोर कैंपेन। गिरफ्तारी के विरोध में डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलदीप भरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी है? सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर डोर टू डोर कैंपेन करने वाली है आम आदमी पार्टी। जी देखिए, जब से सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी तरह तरह की कैंपेन चला रही है, नुक्कड़ नाटक चला रही है और जहीं स्कूल है उनके बाहर भी जो हेल्प डेस्क के नाम से एक आई लव मनीष सिसोदिया के नाम से स्पेशल हेल्प डेस्क लगाई गई थी, जहां बच्चों ने सिसोदिया के समर्थन में चिट्ठी लिखी, अपनी चिट्ठी जमा की है। इनमें छोटी बड़ी कई कक्षाओं के छात्र शामिल हैं। पहले ही दिन से 1.5 घंटे लगे और इन हेल्प डेस्क से 20,000 से ज्यादा बच्चों ने सिसोदिया के समर्थन में अपनी चिट्ठियां लिख दी है। वहीं अब जो संजय सिंह है, उन्होंने इस संजय सिंह ने जो इस पूरे कैंपेन की जो शुरुआत संजय सिंह ने की है, जिसको लेकर जगह जगह नुक्कड़ नाटक और डोर टू डोर कैंपेन चल जाएंगे वहां शिक्षा मंत्री के बारे में और किस तरह उन्होंने स्कूलों की स्थिति सुधारी है। वही आज मनीष सिसोदिया है, वही लोगों को आम आदमी पार्टी का कहना है कि आज वो एक मंत्री नहीं है, लोगों का एक विचार बन गए हैं। जिस तरह की शिक्षा के क्षेत्र में जो मनीष सिसोदिया लाए हैं पहले की सरकारों के टाइम में और अब के सरकार के बाद आने के बाद, जब से स्कूलों का कायाकल्प जो मनीष सिसोदिया ने पलटी है, उसी को लेकर जो बच्चों के जो अभिभावक है वो भी इसके समर्थन में उतर गए हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी सरकार अब डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। ज्यादा से ज्यादा घर घर तक सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की जो नीति है उनको लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि बीजेपी किस तरह से लोकतांत्रिक जो अधिकारों का हनन कर रही है, अपने जो आधिकारिक शक्ति का इस्तेमाल कर दुरुपयोग कर तमाम मंत्रियों को और इनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल में डाल रही है। जी बिल्कुल, इन सब पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो क्या बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि इस तरीके से कैंपेनिंग करना, बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना, इन सबको लेकर क्या किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया? देखिए, जब कल ट्वीट करने के बाद जो बच्चों की चिट्ठियां थी उसको जब ट्वीट करा था, उसके बाद जो एनसीपीसीआर है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, उसने इस बात की जानकारी को संज्ञान में लेते हुए आम आदमी पार्टी को नोटिस इशू किया था और वही दिल्ली पुलिस को भी नोटिस इशू किया था। क्योंकि जिस तरह से बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करा जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के अधिकारों का हनन को लेकर जो एनसीपीसीआर है वो सख्त है। और क्योंकि आयोग ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तस्वीरें साझा की गई हैं और जो पत्र के मुताबिक आयोग ने पाया कि नेताओं द्वारा कथित रूप से तस्वीरें साझा करने के उद्देश्य शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई द्वारा जांच को जो भटकाने का काम करेगी। इसलिए सिसोदिया के खिलाफ जब शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने स्कूल में नाबालिग बच्चों के साथ दिख रहे थे, आयोग ने कहा कि इस मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। क्योंकि बीजेपी ने भी इस पे तंज कसते हुए कहा है कि केजरीवाल स्कूली बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो वीरेंद्र सचदेवा है, उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजनीति के चक्कर में नैतिकता को परे रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल से छुड़ाने के लिए स्कूली बच्चों का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटे। उन्होंने लक्ष्मी नगर में भी कहा कि सिसोदिया शिक्षा मंत्री के साथ शराब मंत्री भी हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि गिरफ्तारी के विरोध में आप करेगी डोर टू डोर का कैंपेन और आपको बता दें कि बच्चे भी कहीं ना कहीं अब इस कैंपेन में इन्वॉल्व हो गए हैं। और इसी बीच आपको सहारनपुर से खबर बता देते हैं। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं। उससे पहले बुलंदशहर से खबर, आलू की बदहाली पर किसानों का हल्ला बोल। आलू की बदहाली पर किसानों का हल्ला बोल। आलू के दामों में इजाफे की मांग को लेकर किया किसानों ने प्रदर्शन। किसानों ने तहसील परिसर में आलू डालकर किया विरोध प्रदर्शन। और इसी बीच आपको सहारनपुर से खबर बता देते हैं। सहारनपुर से खबर, बदमाशों ने फिर दी खाकी को चुनौती। 2 बदमाशों ने युवक पर बरसाई गोलियां। युवक की मौके पर हुई मौत। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बदमाशों ने खुलेआम पुलिस को दी चुनौती। दो बदमाशों ने युवक पर बरसाई गोलियां। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
सहारनपुर से जहां पर युवक पर बरसाई गई गोलियां, युवक की मौके पर हुई मौत, भारी पुलिस बल तैनात। रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र में मोहनपुर गाड़ा गांव है, वहां पे एक युवक को गोली मार दी गई है। युवक को तुरंत परिजनों के साथ पुलिस जिला अस्पताल लेकर आई, जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी परिजन शोक में है, तो उनके द्वारा अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है। जैसे ही परिजन संभलते हैं तो बाइक पर युवक का स्टंट करते हुए वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बाइक पर युवक का स्टंट करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बाइक की पिछली सीट पर युवक खड़े होकर कर रहा है स्टंट। दूसरे बाइक से चल रहे साथी का हाथ भी पकड़े नजर आया युवक। बाइक की पिछली सीट पर युवक खड़े होकर कर रहा स्टंट। लगातार स्टंट की राजधानी में वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस तरीके के स्टंट करके बच्चे अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं युवक खड़े होकर स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच आपको आगरा से खबर बता देते हैं। आगरा से खबर, कुलपति और कुलसचिव के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज हाईकोर्ट ने अवमानना पर भेजा है नोटिस। अवमानना पर नोटिस जारी किया गया। कुलपति और कुलसचिव को 16 मार्च की पेशी के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुलपति और कुलसचिव के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। न्यायालय में पेश होने के लिए कहा गया है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने अवमानना पर भेजा नोटिस। कुलपति और कुलसचिव को 16 मार्च की पेशी के निर्देश। 2022 का है अवमानना का मामला। प्रयागराज हाईकोर्ट ने अवमानना पर भेजा नोटिस। कुलपति और कुलसचिव को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। कुलपति और कुलसचिव के खिलाफ वारंट। प्रयागराज हाईकोर्ट ने अवमानना का भेजा नोटिस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजिंक्य चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजिंक्य, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? देखिए, आगरा विश्वविद्यालय के कुलसचिव और कुलपति के खिलाफ इलाहाबाद न्यायालय ने अवमानना पर नोटिस यहाँ पर भेजा है। 16 मार्च को दोनों अधिकारियों को न्यायालय में पेश होना है और मामला 2022 का, जिसमें ये दोनों अधिकारी पेश नहीं हुए थे। लगातार इनको समन भेजे जा रहे थे पेश होने के लिए, लेकिन ये पेश नहीं हुए। तो उसके बाद यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पर साफ तौर से अवमानना का एक नोटिस भेजा है। पुलिस ने इन दोनों ही जो अधिकारी हैं इनको नोटिस शामिल करा दिया गया है। बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव के खिलाफ जमानती वारंट को लेकर यहाँ पर जो नोटिस भेजा गया है, उसके चलते यहाँ
अब पुलिस ने नोटिस शामिल करा दिया है। अब 16 मार्च को जो डेट है, अब ये जो डेट पर ये कुलपति और जो कुल सचिव यहाँ पर हाईकोर्ट के सामने पेश होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो डेट पर ही पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और साफ तौर से यहाँ पर नोटिस दिया गया है, अगर नहीं पेश होते हैं सामने, कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, तो उनके चलते कार्रवाई यहाँ बिल्कुल तय होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कुलपति और कोर्ट में जिसको लेकर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें हम, कुलपति और कुल सचिव को नोटिस भेजा गया है। कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे